चले गए। कार वार देने का वादा किया था उन्होंने, कार उन्होंने दी नहीं, फोन किया तो कहते अब मेरा कार बेचने का मूड नहीं है। अब बताओ कि उनके खिलाफ केस दायर किया जाए कि नहीं? उन्होंने अपना वादा तोड़ा या नहीं? केस फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग कहते हैं केस फाइल कर देना चाहिए? 1 2 3 4 5, बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जो कहेंगे हां केस फाइल कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। चलिए इसको भी थोड़ी देर साइड में रख देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आज, याद रखने हैं। 50 एग्जाम्पल बताऊंगा, याद रहेंगे? हाँ या ना? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। चौथा एग्जाम्पल है हमारा कि अगर एक पुराना केस उठाया जाए, पुराने केस में एक मौलाना साहब थे एक मस्जिद के, जिस मस्जिद में वो मौलाना थे वो मस्जिद ना बहुत ही टूटी फूटी थी और वहां पर एक रोज नमाजी आया करता था नमाज पढ़ने। जब वो नमाज पढ़ने आए वो तब मौलाना साहब को बोलता था कि अरे यार तुमने ये दीवार यहां पर टूटी हुई है इसकी रिपेयर क्यों नहीं कराते? और मौलाना साहब चुप रह जाते। आखिरकार मौलाना साहब को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम पैसे दे दो इसके, मैं अभी ठीक करवा दूंगा इसे। और नमाजी तो हिल गया, अरे ये क्या हो गया आज मौलाना साहब को। और उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है तुम कल आना मेरे घर और रिपेयर के पैसे 100 रुपए ले जाना। बहुत पुरानी बात है, 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी उस समय। तो ऐसे समय में जब उसको वादा मिल गया कि हाँ भाई रिपेयर का पैसा मिलेगा, मौलाना साहब के तो मजे आ गए, चलो जी मस्जिद की दीवार बन जाएगी। अगले दिन मौलाना साहब उसके नमाजी के घर पहुंच गए और कहा जी कि लाओ आप तो 100 रुपए देने का वादा कर रहे थे। नमाजी कहता है भाई आप कौन हो? मैं तो आपको जानता ही नहीं। यानी वो पैसा देने से साफ इनकार कर रहा है कि पैसा वैसा मैं नहीं देने वाला। अब बताओ क्या नमाजी के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है या नहीं? अगेन उसने प्रॉमिस तोड़ा है भाई, हाँ या ना? बताइए। तो प्रॉमिस तोड़ने पर भी आप कह रहे हो भी केस फाइल नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? चलिए एक काम करते हैं, हम इन सारे केसेस की एक लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इन केसेस में क्या होगा। पहला केस, फर्स्ट केस इज नहीं, आप अपने आप बोलो क्या बोलना है, वो मैं कर दूंगा। ओके गाइस, जो अभी क्लास इमीडिएटली आपको कराई जा रही है इसमें केस लॉज एक्चुअली अभी शुरू ही हुए हैं। तो जो बच्चे देर से आए हैं इस सेंटर पे या किसी दूसरे सेंटर पर, तो ये केस एक्चुअली पहला ही है। इज इट क्लियर? फर्स्ट केस ही है ये। हमने जो 4 बातें की है वो हम लिखने वाले हैं। तो एज सच किसी का कोई पार्ट निकला नहीं है। केस 1 हमने क्या डिस्कस किया बताइए? पहला केस क्या था? चाय पे बुलाया था हमने। ए ने बी को ऑफर दी। क्या ऑफर दी? कि भाई तुम मेरे घर चाय पीने आओगे। बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और जब बी इसके घर चाय पीने आया तो ए ने क्या कर दिया? ताला वाला लगा के भाग गया। बताओ गलत किया या सही? गलत किया। पहला केस हमारा ये था। दूसरा केस,
दूसरा केस कौन सा? हस्बैंड एंड वाइफ का केस। हस्बैंड ने वाइफ से क्या वादा किया कि भाई मैं तुम्हें एक नेकलेस लाके दूंगा। हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर दी और वाइफ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी ले आना। अब अगर हस्बैंड नेकलेस लाकर नहीं दे वाइफ को, तो क्या वाइफ उसके अगेंस्ट केस दायर कर सकती है? अभी पहचानते हैं, अभी चेक करते हैं। फिलहाल केस नंबर 2 हमारा ये हो गया। अब आती है बात केस नंबर 3 की। कौन सा था केस नंबर 3? कार की सेल परचेज का केस। ए ने बी से क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं। ए ने इसका मतलब उसे क्या दी? एक ऑफर। कितने रुपए में? बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। यानी बी ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो तीसरे केस में ए ने बी को कार बेचनी है और बी ने उसको 1 लाख रुपए देने हैं। केस नंबर 3 हमने पढ़ा था। आइए फोर्थ केस देखें। फोर्थ केस में क्या था? एक मस्जिद का केस। मस्जिद में क्या हुआ था? एक मौलाना साहब थे, उस मौलाना से नमाजी ने क्या वादा किया था? नमाजी ने वादा किया कि मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 100 रुपए दूंगा। किस काम के लिए? रिपेयर के लिए। क्या नमाजी ने 100 रुपए दिए? नहीं दिए। अगर नमाजी ने उसको 100 रुपए नहीं दिए, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या नमाजी के अगेंस्ट केस दायर किया जा सकता है या नहीं। मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त पॉइंट है सभी समझ रहे होंगे, हाँ या ना? ओके, अब आप ये बताएं, इन सभी केसेस में ए ने बी से प्रॉमिस किया कि नहीं किया? प्रॉमिस किया। ऑफर देने के बाद जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। इसका मतलब प्रॉमिस किया गया। ऑफर को जब उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ऑफर को जब उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट। तो फिलहाल थोड़े समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक ही बात है। प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक ही बात है, ठीक है। हर केस में एक ऑफर थी और एक एक्सेप्टेंस। यहां पर भी ए ने ऑफर दी, बी ने एक्सेप्ट किया। यहां पर भी मौलाना को किसने ऑफर दी थी? नमाजी ने ऑफर दी थी। क्या कहा था? कि मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, तुम मस्जिद की दीवार को ठीक करवाओ। तो यहां ऑफर किसने दी? बताइए, मौलाना ने या नमाजी ने? नमाजी ने। और उस ऑफर को एक्सेप्ट किसने किया? मौलाना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। अब सभी से एक सवाल, आप आज क्लास में आए हैं, सभी ने कहीं ना कहीं से पेन या रजिस्टर खरीदा होगा कि नहीं? खरीदा है। क्या पेन फ्री में मिल गया? पेन क्या फ्री में मिला? नहीं, आपने पैसे दिए और उसके बदले में आपको पेन मिल गया। सेम केस विद द रजिस्टर। आपने रजिस्टर अगर खरीदा है तो उसके लिए पैसे भी दिए होंगे, हाँ या ना? आप अगर ज्यादातर केसेस को देखें
आज अगर आप यहां पर आए हैं तो इन सर्विसेज को लेने के लिए फीस पे करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? करनी पड़ी। मैं अगर आज यहां पढ़ाने आया हूं तो मैं अपनी सर्विसेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मनी मिलेगा। आपने मनी पे किया है तो आपको क्या मिलेंगी? सर्विसेज। ज्यादातर जो भी काम होते हैं वो सभी काम पैसे के लिए होते हैं या समथिंग इन रिटर्न के लिए होते हैं, हाँ या ना? कुछ ना कुछ एक्चुअली आपको रिटर्न में मिलता है। जरा ध्यान से देखिए, हम ये जरा चेक करें कि इस पर्टिकुलर केस में समथिंग इन रिटर्न था या नहीं। बस आप मुझे यह बताएं कि इन केसेस में समथिंग इन रिटर्न है या नहीं है। चाय वाले केस में ए ने जब बी को ऑफर दी, चाय पे बुलाया, क्या कुछ उसके बदले में मिल रहा है? हाँ या ना? नो। यानी इस केस में समथिंग इन रिटर्न नहीं है। दूसरे केस की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, क्या इसके बदले में कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। समथिंग इन रिटर्न यहां भी नहीं है। कार सेल परचेज वाले केस में है या नहीं? बिल्कुल है। ध्यान से देखिए, ए को जब कार बेची जाएगी, एक कार बेचेगा अपनी मिस्टर बी को, बी के पास क्या आया? कार। बी ए को क्या देगा? 1 लाख रुपीज। एक्चुअली यहां पर समथिंग इन रिटर्न इज देयर फॉर बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ समथिंग इन रिटर्न तो है या नहीं है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं। मॉस्क वाले केस में क्या समथिंग इन रिटर्न था? अगेन समथिंग इन रिटर्न यहां पर नहीं था। अब आप अगली बात करिए। आपने जब अपने दोस्त को घर पे बुलाया कि जी हमारे घर आप चाय पीने आना, अब आप ये बताएं बात कि क्या ऐसे केसेस में कहीं पर भी आपने सोचा था कि अगर सामने वाली पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे? ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। तो अगर मैं ये कहूं कि हम जरा चेक करना चाह रहे हैं कि इन सभी केसेस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं, जरा चेक कर लिया जाए। पहले वाले केस में जब आपने चाय पे बुलाया, हम इन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं ना, चाय पे बुलाया तो क्या लीगल इंटेंशन थी? हां या ना? कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी। अगर हस्बैंड ने वाइफ को नेकलेस लाने का वादा किया, यहां पर क्या वाइफ की इंटेंशन रही होगी कि इन्होंने मेरे लिए अगर हार नहीं लाके दिया तो मैं केस फाइल कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये अलाउ कर दिया जाए तो सारी बीवियां कोर्ट में ही बैठी रहेंगी। अब जरा कार सेल और परचेज वाले एग्जाम्पल की बात करें। तो मैं नहीं लगता कि जब हम इस तरह के एग्जाम्पल करते हैं जहां पर हमने कुछ लेना है, उसके बदले में कुछ देना है और सामने वाला अपना वादा ना निभाए तो क्या होगा? तो ऐसे केस में बोलिए, लीगल इंटेंशन तो 100% है। अगर सामने वाले ने अपना वादा नहीं निभाया तो हम केस दायर करके उससे ये पैसा रिकवर कर सकते हैं या कार ले सकते हैं। आइए जरा मॉस्क वाली बात करें। यहां पर भी क्या लगता है? यहां पर भी लीगल इंटेंशन नहीं थी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? देखिए, जहां पर भी आपको लगा कि लीगल इंटेंशन भी नहीं है, समथिंग इन रिटर्न भी नहीं है, तो यानी केस दायर तो नहीं कर सकते।
हस्बैंड वाइफ के केस में भी ना समथिंग इन रिटर्न और ना ही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहां पर भी केस दायर नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज जो हमारा लास्ट केस है मॉस्क वाला, इसमें भी ना समथिंग इन रिटर्न है और ना ही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इन तीनों ही केसेस में केस फाइल नहीं किया जा सकता। जबकि इस वाले केस में कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। नोट कर लिया जाए इसे, नोट कर लीजिए सभी इसे। मोबाइल्स प्लीज स्विच ऑफ रखिएगा। नोट कर लिया? थोड़ा स्पीड से नोट करिए प्लीज। आइए अब थोड़ा सा एनालाइज कर लें इन चीजों को। जरा देखो, पहले इस केस के बारे में अगर हम बात करें, टी वाले केस के बारे में, तो ये टी वाला जो केस है, तुम्हें क्या लगता है किस तरह के नेचर का एग्रीमेंट है ये? तुम्हें नहीं लगता कि ये सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम है? तो मैं इसे अगर सोशल नेचर का एग्रीमेंट बोल दूं तो कोई गलत तो नहीं होगा? एक काम करते हैं, इनके साथ ही लिख लेते हैं कि किस नेचर के एग्जाम्पल है। नेचर है इनका सोशल एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट है ये? पहला एग्रीमेंट है सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दूसरा किस तरीके का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डोमेस्टिक नेचर का। ये है डोमेस्टिक नेचर का एग्जाम्पल। तो ये है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अब जरा कार सेल परचेज वाले में बात सोचे। ये बिजनेस नेचर का यानी कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट। ये कैसे नेचर का एग्रीमेंट हो गया? कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट। कमर्शियल नेचर, कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है ये। और लास्ट वाला अगेन कैसा हो गया? सोशल नेचर। तो ये भी
सोशल नेचर का एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब यह बात क्लियर है कि जहां पर सोशल नेचर का एग्रीमेंट आ जाए, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट आ जाए और अगेन इस सोशल नेचर का एग्रीमेंट आ जाए, इन तीनों ही एग्रीमेंट में ना तो समथिंग इन रिटर्न था और ना ही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हाँ है ना? इसीलिए तो अगर कोई पर्सन इनमें से कोर्ट में चला भी जाए, यहां पर अगर जिसको चाय पे बुलाया था वो कोर्ट में चला जाए, केस फाइल कर दे, यहां पर अगर वाइफ कोर्ट में चली जाए, केस फाइल कर दे, और यहां पर अगर ये मौलाना साहब कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दे, तो लॉ क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि आपने जिन केसेस के लिए केस फाइल किया है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल है ही नहीं। क्यों? उसका रीजन सिर्फ एक, रीजन ये कि भाई ये दोनों चीजें जो इंपॉर्टेंट है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ मिलना, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये दोनों ही मौजूद नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब कार सेल परचेज की बात करें, ये रहा हमारा कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट। यहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट है कि नहीं? दोनों चीजें प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां केस दायर किया जा सकता है। इसको रब कर देते हैं। अब ये बताएं आप मुझे कि एग्रीमेंट कितने तरह के हैं, और मेरा क्वेश्चन आपसे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सबसे पहले, अगर किसी भी एग्रीमेंट को मैं ये कहूं कि मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करवाना है, तो जरूरी है कि उसकी एनफोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। अगर किसी भी एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो वो एग्रीमेंट जिसकी एनफोर्सिबिलिटी आ जाए, ये एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने और क्या चीज सीखी थी कि ये एग्रीमेंट बना तो बना कैसे? एग्रीमेंट जो बनेगा ये बनेगा ऑफर प्लस उसकी एक्सेप्टेंस से। तो एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए वो एग्रीमेंट बन जाता है,